आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। डॉक्टर अर्चना शर्मा खुदकुशी केस में मुख्य आरोपी बलिया जोशी गिरफ्तार हो चुका है। जानकारी के मुताबिक 28 मार्च को दौसा के लालसोट में एक निजी अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद स्थानीय नेता बलिया जोशी के नेतृत्व में अस्पताल प्रशासन और डॉक्टर दंपति के खिलाफ प्रदर्शन किया गया था। प्रदर्शन के दबाव में पुलिस ने इस मामले में प्रसूता का इलाज करने वाली डॉक्टर अर्चना शर्मा के खिलाफ हत्या की धाराओं में मामला दर्ज किया था। इससे डॉक्टर अर्चना शर्मा अवसाद में आ गई थी। इसके चलते अगले दिन डॉक्टर अर्चना शर्मा ने सुसाइड नोट छोड़कर आत्महत्या कर ली थी। और खबर पाली से है। पाली शहर के रामासिया के पास मेडिकल कॉलेज की 100 से ज्यादा स्टूडेंट फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए बांगड़ हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। उल्टी, दस्त, पेट दर्द की अधिकतर लोगों को शिकायत है। गनीमत है कि सभी की हालत फिलहाल खतरे से बाहर है। और मेडिकल कॉलेज में बुधवार शाम को फ्रेशर पार्टी हुई थी। इस पार्टी में करीब 250 से 300 स्टूडेंट्स ने खाना खाया था। खाना खाने के बाद ये छात्राएं फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गई। सुबह करीब 5:30 बजे कुछ स्टूडेंट का उल्टी, दस्त हुआ तो पेट दर्द की भी शिकायत शुरू हो गई। बाद में मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल दीपक वर्मा तक जानकारी पहुंची तो उन्हें तुरंत अस्पताल भिजवाया गया। उधर मरुधरा में बिजली कटौती शुरू हो गई है। कल ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी की अध्यक्षता में हुई बैठक में संभाग मुख्यालयों पर 1 घंटे, जिला मुख्यालयों पर 2 घंटे बिजली कटौती की जा रही है। जयपुर में सुबह आज से 7 से 8 बजे तक, बाकी संभाग मुख्यालयों पर सुबह 8 से 9 बजे तक पावर कट रहेगा। नगरपालिका क्षेत्रों और कस्बों में 3 घंटे कटौती होगी। कस्बों में सुबह 6 से 9 बजे तक बिजली कटौती होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में लोकल शेड्यूल के हिसाब से कटौती जारी रहेगी। इंडस्ट्रियल कनेक्शन को शाम 6 से रात 10 बजे तक लोड क्षमता की केवल 50% बिजली दी जाएगी। किसानों को अब सिंचाई के लिए रात में ही बिजली दी जाएगी। सुबह 6 से दोपहर 12 बजे के ब्लॉक में दी जाने वाली कृषि बिजली अब रात में दी जाएगी। किसानों को दी जाने वाली बिजली का समय 1 घंटे कम कर दिया गया है। और रुक करेंगे अगली खबर का। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने प्रदेश में चारे की कमी से गौवंश पर बड़े खतरे की आशंका जताई है। कटारिया ने कहा कि प्रभावशाली लोगों के चारे का स्टॉक किया गया है, जिसकी वजह से इसकी कीमतें आसमान छू रही हैं। गौशालाओं के पास महंगे चारे को खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, जबकि सरकार के पास करों से होने वाली आय का करोड़ों रुपया पड़ा है। इसके बावजूद वो गौशालाओं को चारे के लिए पैसा उपलब्ध नहीं करा रही है। इससे गौवंश के भूखों मरने की नौबत आ गई और सरकार समय कदम नहीं उठा रही है। उधर दिल्ली के एम्स में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पहुंचे। वहां उन्होंने लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे सांसद अर्जुन लाल मीणा का हालचाल जाना और स्पीकर बिरला ने की सांसद मीणा के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना। एम्स के डॉक्टरों से भी बिरला ने बातचीत की और बिरला ने डॉक्टरों को सांसद मीणा का खास ख्याल रखने के निर्देश दिए। वहीं पूर्व पीसीसी चीफ और विधायक सचिन पायलट बुधवार को करौली के खूबपुरा गांव पहुंचे, जहां वे एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुए। इससे पहले ट्रेन में उन्होंने कुछ बच्चों के साथ बातचीत की। बच्चों के साथ उन्होंने ट्विटर पर फोटो शेयर किया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि ट्रेन में अपने सहयात्रियों के साथ अच्छा समय बीता।
खबर कोटपुतली से है, जहां एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विद्युत निगम के जूनियर इंजीनियर नरेंद्र बाकोलिया के साथ 2 दलालों को गिरफ्तार किया है। एसीबी ने तीनों को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। बताया जा रहा है कि एक बुजुर्ग किसान ने कृषि कनेक्शन के लिए विद्युत विभाग में आवेदन किया था, लेकिन पिछले 6 माह से कनेक्शन न देकर उसे बार बार चक्कर लगवाए जा रहे थे। नरेंद्र बाकोलिया ने कृषि कनेक्शन देने और डीपी बदलने की एवज में बुजुर्ग किसान से 1.5 लाख रुपए की मांग की थी। इससे परिवादी से 1,25,000 पहले ले लिए गए थे और बचे 20,000 की रिश्वत लेते समय एसीबी ने जूनियर इंजीनियर सहित दलालों को रंगे हाथों पकड़ लिया। मामले में एसीबी की टीम तीनों को गिरफ्तार करके आगे की जांच शुरू करती है। और अब बात चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ जिले के जासमा उसरोल गांव के पास सड़क के किनारे झाड़ियों में अज्ञात कारणों से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर के क्षेत्र में ये आग फैल गई। मौके पर जमा हुए ग्रामीणों ने उपलब्ध संसाधनों से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका, जिस पर आग लगने की सूचना पर पुलिस कंट्रोल रूम मौके पर पहुंची और इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम लगातार कड़ी मशक्कत कर आग बुझाने में जुट गई। गौरतलब है कि जिले के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बीते कुछ समय से गर्मी बढ़ने के बाद लगातार आग लगने की सूचना सामने आ रही है। और अब बात बारा की, जहां पर अप्रैल से बेरोजगार हुए कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया और उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लेकिन कोरोना खत्म होने के बाद 1 अप्रैल से राजस्थान के 27,000 सीएचए के साथ बारा जिले के 750 कोविड हेल्थ असिस्टेंट को कार्य मुक्त कर दिया गया, जिसके बाद सही पूरे राजस्थान में सीएचए आंदोलन की राह पर हैं। बीते 28 दिन से इनका जयपुर में धरना जारी है। उसकी सराहना तो नहीं करी, उसको आगे बढ़ाना चाहिए था, उसको जारी रखना चाहिए था। जैसे दूसरे राज्यों, मध्य प्रदेश में देख लो, उत्तराखंड में देख लो, दिल्ली में देख लो। लेकिन इस हठधर्मी सरकार ने अपनी हठधर्मिता दिखाते हुए हमारे को 31 मार्च को कार्य मुक्त कर दिया गया। और उसके बाद से आप जानते हैं 28 दिन तक लगातार हमारे माताएं बहनें देखते, छोटे छोटे बच्चों को लेकर वहां पर निरंतर पड़े, हमारे भाई पड़े हुए, गर्भवती महिला वही है। अनेक से हमारे माताएं बहनें जो बेहोश हो गई, परेशान होगी, भूख हड़ताल हुई, हमारे सबका क्रिटिकल का हो गया। लेकिन इस सरकार को कोई इसके कान में जूं नहीं रेंग रही। हम बता देना चाहते हैं 27,000 सीएचए कि अगर हमें हमारी मांगों को नहीं माना जाता है तो आपके ऊपर नहीं लौटाया जाता है तो इसका दूरगामी और गंभीर परिणाम आपको भुगतना पड़ा। इसकी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की होगी। और खबर दिल्ली से है, कोरोना पर बात करेंगे। दिल्ली में कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली और जयपुर के बीच रेल के जरिए सबसे ज्यादा आवागमन होता है। एक दिन में 50,000 से ज्यादा यात्रियों का रोज दिल्ली से जयपुर के बीच आवागमन रहता है। ऐसे में जयपुर जंक्शन पर कोरोना को लेकर भारी लापरवाही देखी जा रही है। जो इंतजाम कोरोना काल के दौरान किए गए थे वो अब सब हटा दिए गए हैं। कमी नहीं छोड़ी। जब से कोविड का प्रकोप शुरू हुआ था तब से लेकर अभी तक हमारे जो सारे प्रमुख स्टेशन है, खास करके जैसे आपने जयपुर स्टेशन का कहा, तो हमने कोई भी मुस्तैदी नहीं ढिलाई की है। और अभी तक जो है हम लगातार मॉनिटर कर रहे हैं कि जो यात्री आ रहे हैं स्टेशनों पर वो लगातार मास्क लगा के रहें। हमने अपने जो वॉलंटियर स्टाफ है उनको भी मुस्तैद कर रखा है कि कोई भी ऐसी घटना हो जिसमें यात्री मास्क नहीं लगाए हुए हैं तो उनको पाबंद करें। इसके अलावा हमने स्टेशनों पर साफ़ सफाई की व्यवस्था और कोचों में जो साफ़ सफाई की व्यवस्था है इनको भी बहुत चौकन्ना कर रखा है। ऐसे ही हम कोई भी मौका नहीं दे रहे हैं जिससे कि संक्रमण बढ़ने का कोई खतरा हो। और खबर राजसमंद से है, जहां नेशनल हाईवे नंबर 8 पर दर्दनाक हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे पर 2 ट्रकों में भीषण टक्कर होने के बाद आग लग गई। सूचना मिलने पर मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंची। 3 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। बता दें कि इस हादसे में एक चालक की जलने से मौत हो गई, वहीं 3 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया।
और दौसा में अग्निशमन विभाग कितना अलर्ट है उसका अंदाजा एक तस्वीर को देखकर लगाया जा सकता है, जहां दमकल का दम निकलता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल महुआ इलाके के टिकरी गांव में बुधवार को आग की सूचना पर दमकल गांव में पहुंची थी, लेकिन दमकल का डीजल खत्म हो गया, जिसके चलते दमकल को धक्का मारकर रास्ते से दूर किया गया और उसके बाद डीजल मंगवाया गया और दमकल में डलवाकर उसे गंतव्य की ओर भेजा गया। ये क्या दमकल है, खुद धक्के से चल रही है। वहीं करौली जिले के चैनपुरा गांव में पैसे के लेन देन को लेकर हुए विवाद के झगड़े में घायल देवीराम बैरवा ने दौसा जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बावजूद भी परिजन शव का पोस्टमार्टम नहीं करवा रहे हैं। और इस वक्त गजेंद्र सिंह शेखावत कुछ बोल रहे हैं, चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आग्रह था, इसलिए सांसदों के साथ में बैठ करके, क्योंकि सांसद जब धरातल पर काम करता है उनके अनुभव के आधार पर हम इस काम को गति कैसे प्रदान कर सकते हैं, इस दृष्टिकोण से ये बैठने का काम प्रारंभ किया है। आज राजस्थान के सभी सांसदों के साथ बैठ करके राजस्थान सरकार के माननीय मंत्री जी और अधिकारियों की उपस्थिति में हमने विस्तार से चर्चा की है। राजस्थान की गति पिछड़ते हुए जो है परफॉर्मेंस, इस पर चिंता भी व्यक्त की है, इस पर निर्देश भी जारी किए हैं और आग्रह किया है कि हम और अधिक गति से इस पर काम करें। सेंस ऑफ सेल्फ कॉम्प्लिसेंसी ये है कि हमने इतनी सारी SLSC अप्रूव कर दी है, केवल कागज पर अप्रूव करने या भारत सरकार से तखमीना पास करा लेने से मात्र से काम नहीं होगा, हमको अपनी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। 2019 से लेकर के 2022 में आज पिछले 3 साल में राजस्थान सरकार को भारत सरकार की तरफ से लगभग 27,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटन हुआ है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारी इस धीमी गति के कारण से केवल हम 4,000 करोड़ रुपए उसमें से विड्रॉ कर पाए, शेष 23,000 करोड़ लैप्स हुआ है। बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं जिन्होंने जितना एलोकेशन था उसके भी ऊपर एडिशनल इंसेंटिव ग्रांट लिया है। हम जो है उसमें से केवल 4,000 कुछ करोड़ रुपया, 300 करोड़ रुपया उसमें विड्रॉ कर पाए, जो लगभग जो है 5वां हिस्सा से भी 6ठा हिस्से से भी कम होता है। और उसके से भी जो है खर्च जो है हम केवल 3,400-500 करोड़ तक ही कर पाए। तो निश्चित रूप से हमको अपनी गति को और बढ़ाना ही पड़ेगा, इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हुए हमको इसकी गति को बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे निर्देश हमने अधिकारियों को दिए हैं। जो चुनौतियां धरातल पर इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के अधिकारियों की है उनको भी समझने की कोशिश की है। प्राइस राइज के कारण से जो प्रॉब्लम्स खड़ी हुई हैं उसको लेकर के भारत सरकार में हमने अभी एक मीटिंग की थी, जिसमें हमने सभी स्टेक होल्डर्स को बुलाया था, राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को भी और राज्य सरकारों के एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज को, इंजीनियर्स को बुलाया था, पाइप मैन्युफैक्चरर्स को भी बुलाया था, कंसेशनर्स को, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको भी, बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स को बुलाया था। उनके साथ में बैठ करके अब हमने व्यापक विचार विमर्श किया, उसका भी मार्ग निकालने की दिशा में हम लोग आगे बढ़े हैं। जो नए कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उन कॉन्ट्रैक्ट्स पे जो BSR रेट्स हैं उसको राजस्थान को कहा है कि रिवाइज करें, ताकि ये जो प्राइस हाइक हुआ है इस चुनौती से उबरा जा सके। मुझे एश्योर किया गया है कि हम राजस्थान सरकार द्वारा कि हम शीघ्र ही उसको BSR को रिवाइज करेंगे। हमने उसके ऊपर भी मार्केट डिस्कवरी जो है उस पे अगर BSR और मार्केट प्राइस डिस्कवरी में फर्क आता है उसको रिजॉल्व करने के लिए भी एक नोटिफिकेशन अभी शीघ्र निकालने की दिशा में आगे काम किया है। मुझे अगले 2-3 दिन में उसकी भी गाइडलाइन इशू हो जाएगी। काम गति से हो और राजस्थान के हर घर तक पानी पहुंचे, इस संकल्प के साथ में हम सब लोग काम कर रहे हैं। आपने 5 स्टार होटल में चलिए एक मिनट। शेखावत जी, कल मुख्यमंत्री जी ने रात को एक ट्वीट करा था कि जब सांसद सभी यहाँ पर जुट रहे हैं तो एक प्रस्ताव भी पारित हो ईस्टर्न कैनाल को लेकर। देखिए, मुझे लगता है कि इस प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है और मैंने आज मंत्री जी से भी इस बात का आग्रह किया है कि हम इसमें राजनीति को अगर नहीं छोड़ेंगे तब तक और समस्या के समाधान की दिशा में नहीं जाएंगे तब तक इसका कुछ नहीं हो पाएगा। मैं एक सामान्य विषय आप सबके सामने रखना चाहता हूं। ERCP कैनाल बने, इसकी संकल्पना भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार में हुई थी। भारतीय जनता पार्टी नीति सरकार ने
पार्वती, चंबल और काली सिंध, इन तीनों नदियों को जोड़ने का जो हमारा नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान का हिस्सा था, जो 31 लिंक आइडेंटिफाई किए थे, उसमें से एक लिंक था, इसको एक्सटेंड करके और ये 13 जिलों की ये परियोजना बनाई थी। परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिले, क्योंकि राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिलने के लिए यह आवश्यक है कि उसमें 2 लाख हेक्टेयर की सिंचाई की नई सुविधा बननी चाहिए। 2 लाख हेक्टेयर की नई सिंचाई की क्षमता, क्योंकि पानी उतना नहीं था इसलिए बन नहीं रही थी, इसलिए उसको लोअर डिपेंडेबिलिटी पर बना दिया गया। 1952 से लेकर के अब तक वेरियस सरकारों ने अलग अलग समय पर इस बात की पुनर्समीक्षा की है और जितने नोटिफिकेशन इशू हुए वो सारे ही कांग्रेस सरकार के समय में, जब भारत में कांग्रेस सरकार थी तभी निकले। चाहे 2014 के फरवरी में निकला होगा, चाहे 2000 उससे पहले 1998 में निकला होगा, उससे पहले निकला होगा, सारे सर्कुलर्स में ये भारत सरकार में व्यापक समीक्षा देश के स्तर पर करके ये तय किया गया था कि 75% डिपेंडेबिलिटी, कि 4 साल में से 3 साल कम से कम पानी आएगा, उतनी डिपेंडेबिलिटी हो तभी कोई नया प्रोजेक्ट जो है कंसीव किया जा सकता है। अगर जो है हम 50% डिपेंडेबिलिटी पर प्रोजेक्ट बना करके भेजेंगे और फिर भारत सरकार से कहें कि इसको आप मंजूर करें, न वो तय नियमों के अंतर में आता है, और जब कोई प्रोजेक्ट अप्रूव ही नहीं हो रहा है उसके पहले, उसकी डीपीआर अप्रूव होने से पहले उसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिया जाए, मुझे लगता है कि इससे बाहर निकल करके राजस्थान सरकार इस पे जो है जरा गंभीरता से विचार करे। इन 13 जिलों के पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए इस नहर के ऊपर जो सिंचाई की बात उन्होंने की है उसको छोड़ करके मैं राजस्थान सरकार को इस बात का विश्वास दिला सकता हूं कि अगर ये इसका 2 लाख हेक्टेयर का जो है ये सिंचाई का जो इन्होंने प्रपोजल दिया, इसको विड्रॉ करके इसको 75% पे बनाएंगे, तो भी हम भारत सरकार में इसको नियमों में जो है इसको एडजस्ट करके इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दे सकते हैं। उस दिशा में हम विचार करेंगे, सहजता से विचार करेंगे, तत्परता से विचार करेंगे, शीघ्रता से विचार करेंगे। लेकिन राजस्थान सरकार के किसी एक विषय को लेकर के पूरे देश भर के व्यापक जल संबंधों को लेकर के एक नई चुनौती को खड़ा नहीं किया जा सकता है। मुझे लगता है कि राजस्थान सरकार इसको सोचेगी और मैंने आज मंत्री जी से भी आग्रह किया है कि कम से कम हम ये टीवी को बाइट देने और मीडिया में स्टेटमेंट देने से आगे बढ़ करके हम दिल्ली में आए, अपने अधिकारियों के साथ में आए, बैठ करके चर्चा करें और इसका मार्ग समाधान निकालने की दिशा में काम करें, क्योंकि समाधान जो है साथ बैठ करके टेक्निकल लेवल पर डिस्कस करने के माध्यम से ही निकलेगा। मीडिया के मित्रों को बाइट देने से शायद समाधान नहीं निकलेंगे। मैंने आग्रह किया और उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है और मुझे उन्होंने कहा है कि हम निश्चित रूप से शीघ्र ही आपके यहाँ पर आकर के इस विषय में बात करेंगे। आज तक ERCP को लेकर के आज तक भारत सरकार के मेरे कार्यालय में आज तक राजस्थान के किसी मंत्री ने आकर के बात नहीं की। जहां तक मध्य प्रदेश का विषय है, मध्य प्रदेश सरकार ने ऑलरेडी राजस्थान सरकार को भी आपत्ति दर्ज कराई है और भारत सरकार को भी आपत्ति दर्ज कराई है कि आप 50% डिपेंडेबिलिटी पर परमिशन नहीं देंगे। यदि देंगे तो हम भी 50% पर प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो राजस्थान को आज जितना पानी मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मध्य प्रदेश का दबाव है, ये तो जो जिस दबाव की आप बात कर रहे हो 75 वाली जो राजस्थान माने, तो क्यों माने राजस्थान उसको? अधिकारी देखिए, ये मध्य प्रदेश का दबाव नहीं है, जबकि आप राजस्थान से मंत्री हो। ये मध्य प्रदेश का दबाव नहीं है। मुझे लगता है कि आप इतनी बड़ी मैंने जो रामायण आपको बताई उसको समझ नहीं पाए हो और उसको समझने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। शायद मुझे लगता है कि कहीं आपकी जो है कोई और प्रतिबद्धता उसमें आड़े आ रही होगी। ये भारत सरकार का सन 50 से 52 से लेकर के अब तक का तय फॉर्मूला है, जो सारे राज्यों ने व्यापक कंसल्टेशन करके बनाया कि 50% से 75% से कम में कोई इरिगेशन इंटरस्टेट रिवर पर प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। 75% से कम में कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया जाएगा। इस पर देश में 5 बार चर्चा हुई है, प्लानिंग कमीशन में चर्चा हुई है, नीति आयोग में चर्चा हुई है। किसी एक राज्य के दुराग्रह के कारण से इस तरह से नियम नहीं बदले जा सकते। फार्मूला मानिए, नहीं तो मैं सबकी वोट भूल दूंगा। आपने जो जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की मीटिंग ली तो उसमें ये कहा था, जिसमें मुझे लगता है कि ये शब्द कहीं आपने सुने होंगे। मीटिंग की, आपने रिव्यू किया है, क्या कमियां हैं कि राजस्थान पिछड़ रहा है, इस बारे में बात? देखिए, ये तो मुझे लगता है कि ये प्रश्न आपको मुझे पूछने के बजाय राजस्थान सरकार के अधिकारियों और मंत्रियों से ये प्रश्न किया जाना चाहिए कि क्यों राजस्थान सर पिछड़ा है।
जब पूरे देश में हमने इसको लेकर के इसकी ओरिएंटेशन मीटिंग्स की थी, तब राज्यों से आग्रह किया था कि वो तुरंत अपने डीपीआरस बनाएं, तुरंत अपने प्रोजेक्ट्स बनाएं, प्रोजेक्ट सबमिट करें। अब राजस्थान सरकार पहले दिन से उसमें पिछड़ गई और वो राजस्थान सरकार जो पैसा राजस्थान को देना था वो पैसा नहीं दे पाई, उसके कारण से उनकी परियोजनाएं नहीं बन पाई। सर, आपने पहल की है, लेकिन 8 सांसद गैर हाजिर रहे और जलदाय मंत्री भी पूरी देर नहीं रुके। देखिए माननीय जलदाय, तो हम सुन रहे थे केंद्रीय माफ कीजिएगा जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को, जिन्होंने पानी की कमी को लेकर समीक्षा बैठक की और उनका कहना है कि जल्द ही पानी की जो कमी है उसे पूरा कर लिया जाएगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब बात जोधपुर की, जहां पर चोरों के हौसले बुलंद हैं और अब वाहन चोर आंखों से काजल चुराने लगे हैं। ताजा मामला महामंत्री थाना क्षेत्र का है, जहां एक शातिर चोर ने मारुति स्विफ्ट कार को उसके मालिक की नजरों के सामने से ही पार कर लिया, जिसके बाद कार मालिक ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। वहीं अजमेर नगर निगम की टीम ने अवैध और अस्थायी रूप से निर्माण करने पर कार्रवाई को अंजाम दिया है। अजमेर के हिंदू मोर्ची मोहल्ला में स्थित बिना अनुमति खड़ी की गई बिल्डिंग को सीज करने के बाद नगर निगम की टीम ऋषि घाटी पर स्थित अवैध दुकान को तोड़ने पहुंची, जहां दुकानदार द्वारा विरोध प्रदर्शन कर नाराजगी जताई गई और बताया गया कि इसे लेकर कोई नोटिस नहीं दिया गया है। इस मामले में जानकारी देते हुए नगर निगम के सचिव पुरुषोत्तम पवार ने बताया कि ऋषि घाटी पर पहाड़ काटकर अवैध रूप से दुकान बना ली गई। इसे लेकर नगर निगम में अतिक्रमण कर रहे व्यक्ति से सुनवाई भी की गई और उसे दस्तावेज मांगे गए, लेकिन कोई जवाब नहीं दिए जाने पर आज नगर निगम की टीम ने जेसीबी के माध्यम से दुकान को ध्वस्त किया है। हालांकि इस दौरान दुकानदार द्वारा अपने परिजनों के साथ हंगामा करने का प्रयास किया गया और विरोध प्रदर्शन करते हुए नाराजगी जाहिर की गई, लेकिन इसके बावजूद भी नगर निगम ने हंगामे को दरकिनार करते हुए दुकान निर्माण को ध्वस्त किया। इसी के तहत अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोगों का जमावड़ा भी देखने को मिला। इसमें कोई टैक्स नहीं है। दो कार्रवाई की गई है, जिसके अंदर एक हिंदू मोची मोहल्ला में वारा गेस्ट हाउस जो शेर शकूर चिश्ती के नाम से G+4 व्यावसायिक जो बिल्डिंग उसके द्वारा बनाई जा रही थी उसको आज सीज किया गया। उसको भी नोटिस दिए गए थे, लेकिन उसके द्वारा न तो कोई जवाब दिया गया और अपना निर्माण कार्य चालू रुका। उसको आज सीज किया गया। उसके बाद के अंदर दूसरी कार्रवाई हमारे द्वारा यहाँ ऋषि घाटी के अंदर पहाड़ को काटकर एक अवैध दुकान जो बनाई गई थी उसको भी नोटिस जारी किए गए। नोटिस के जवाब के अंदर संदीप ओझा नाम से जो व्यक्ति है उसके द्वारा बताया गया कि ये मेरे द्वारा निर्माण नहीं किया जा रहा है, मैं तो खुद किराएदार हूँ। फिर उसकी पर्सनल हियरिंग की गई, व्यक्ति की सुनवाई के बाद के अंदर करने के बाद के अंदर डिसीजन लिया गया कि दुकान अवैध है, इसको तोड़ा जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।